हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ना आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री 12th क्लासेस के लिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को केमिस्ट्री में। सबसे पहली बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन? पहला है सॉलिड स्टेट है, पहला हम लोग का सॉलिड स्टेट है। दूसरा सरफेस केमिस्ट्री है। तीसरा चैप्टर सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है। और पांचवा चैप्टर क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 5 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट है, मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड से सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में ये आपको पूछेगा और कंपटीशन के भी एग्जाम में, यानी कि जेई मेंस और एडवांस हो गया या फिर नीट के एग्जाम में भी ये चैप्टर से क्वेश्चन आपके आएंगे। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के 12th का जो पेपर होगा उसमें से ये चैप्टर आपका नहीं रहेगा, इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। दूसरा है सरफेस, तीसरा सोल्यूशन, चौथा केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर है मेटलर्जी। इस मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम आपको एनसीईआरटी में प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है। फिर पढ़ेंगे डी एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। फिर पढ़ेंगे चौथा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट 11th में भी पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा था बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली में थोड़ा सा कम है पार्ट, ठीक है ना। और इसमें हम लोग पी ब्लॉक में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और क्या पढ़ेंगे, नोबेल गैसेज। तो पी ब्लॉक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th के इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जो चैप्टर पढ़ाना है वो पी ब्लॉक है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा चैप्टर है जो कि एक चैप्टर कम से कम 4 से 5 क्लास आपका ले लेगा, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है हैलो अल्केन एंड हैलोअरीन पढ़ना है। इसके बाद अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनोल एंड ईथर। तीसरा चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। फिर एमीन पढ़ेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। पॉलीमर पढ़ेंगे और केमिस्ट्री एक्शन पढ़ेंगे। टोटल चैप्टर की अगर बात किया जाए केमिस्ट्री में तो टोटल चैप्टर में 5 हो गया आपका फिजिकल में, 4 चैप्टर हो गए आपके इनऑर्गेनिक में, 5 4 9 चैप्टर, और ये 7 चैप्टर आपके हो गए ऑर्गेनिक में, 16 चैप्टर हो गए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इन सब के बारे में बेसिक जानेंगे, जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे कि जब पहले फिजिकल पढ़ लेंगे, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, और जब ऑर्गेनिक की बात आएगी तो सबसे पहले 11th क्लास का जो कुछ पार्ट है जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म है, पहले हम लोग क्या करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट दिसंबर तक टारगेट तक चले हैं, हार्डली 15 जनवरी तक आपको सिलेबस को फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया से माइंड को तैयार कीजिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप सिलेबस को नोट कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर जो है हम लोग का सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, सबसे पहले सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होता है। इन सारी चीजों की कहानी जो है हम लोग प्रीवियस क्लासेज में, प्रीवियस जूनियर क्लासेज में भी बहुत अच्छे से चीजों का डिस्कशन किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है ना। वैसे फिर भी ये सब चीजें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हम लोग को जानना थोड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सॉलिड का सबसे जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि सॉलिड हैज फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड क्या, डेंसिटी। सॉलिड के मास, वॉल्यूम और डेंसिटी क्या रहते हैं, ये फिक्स रहेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज क्यों फिक्स रहेगा इसका भी हम जवाब देंगे, ठीक है ना। सॉलिड हैज रेगुलर शेप एंड साइज, मतलब कि सॉलिड का साइज और शेप जो होता है, जो उसका आकार होता है वो क्या होता है,
फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। क्या होता है? डिफिनिट होता है, ठीक ना। सॉलिड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और क्या? बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी सॉलिड्स मटेरियल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? डिस्कस करेंगे अभी हम लोग इसका रीजन के साथ। ये सब चीजों में कुछ है नहीं, बट जानना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक ना। फिर कहता है कि द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक ना। और यहाँ पर है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गलती लिखा गया है यहाँ पर, एक मिनट लिखना पड़ेगा फिर से। यहाँ पर क्या करना है, फोर्स की जगह डिस्टेंस लिखा गया है, तो मिटा लीजिए। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी वेरी लिस्ट, विल बी क्या हो जाएगा? विल बी वेरी लिस्ट, ठीक ना। दो बार एक ही चीज लिखा गया था, ठीक ना। चलो, सॉलिड आर हार्ड और रिजिड। सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड भी होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, मतलब कि सॉलिड को आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, सॉलिड को आप उसको दबा नहीं सकते हो, ठीक ना। एग्जांपल है आयरन रॉड, ब्रिक्स हो गए, टेबल हो गए, बेंच, चेयर, एनी मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होंगे? सॉलिड होता है। सिर्फ आपका मरकरी जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और गैलियम जो होता है वो भी लगभग लिक्विड में होता है, ठीक ना। रूम टेम्परेचर पे जो होता है वो सॉलिड रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर से जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैलियम क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। तो ओवरऑल हमारे सामने जितने भी चीजें, ये बेंच है, चेयर है, टेबल है, बेड है, जितने भी पंखा है, आयरन करंट है, सारे के सारे क्या है? आपके सॉलिड है, ठीक ना। तो चलो बारी बारी से सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक ना। कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारा आता है कि सॉलिड हैज फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड क्या होता है? फिक्स्ड डेंसिटी क्या होता है। तो आप लोग समझिएगा, ठीक ना। बाकी ये सब चीजें पहले इसको नोट कर लो, ठीक ना, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको समझाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलो देखते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने बोला क्या कि यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल जैसे कि आपके पास दिया हुआ है ना, इस तरह से कोई हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई सॉलिड सबस्टेंस है। कोई भी मैटर जो होता है उसका सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ठीक ना। जिस प्रकार से हम लोग का शरीर जो लिविंग बॉडी है एक एक सेल से मिलकर के बना होता है, यानी कह सकते हैं कि लिविंग बॉडी का सबसे जो छोटा यूनिट है शरीर की, जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है, यूनिट है, ठीक ना, उसको बोला जाता है कोशिका। क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका या सेल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी मैटर की अगर बात करेंगे तो उस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो क्या होंगे? एटम्स या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयन्स हो सकते हैं। हमने बनाया इसको इस तरीके से, ये जो छोटे छोटे जो हैं, जो सर्किल जो बना रहा हूँ, ये सब क्या है? इस सॉलिड के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, हो सकता है आयन भी होगा, ठीक ना। जनरली हम लोग सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड की ज्यादा बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो ये आयन, ठीक ना। कहता है क्या कि ये हमारा सॉलिड मैटर हो गया, और इस सॉलिड मैटर के ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं इनको कलेक्टिवली जो है कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलने का मतलब होता है जिनसे वो मिल करके बना, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज है कि अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं ना, घर में खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी में अगर कोई बोलेगा कि खिचड़ी का कंस्टिट्यूएंट क्या है तो क्या बताओगे? चावल है, दाल है, पानी है, मसाले हैं, इन सब चीजों को मिला करके क्या होता है? खिचड़ी तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर ये कोई सॉलिड मैटर है तो इनके ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, ये सारे के सारे पार्टिकल को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यही पर एक पॉइंट को साइड में नोट कर लेना यहाँ पर कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे ये आपके क्या हो सकते हैं? ये आपके एटम हो सकते हैं, ठीक ना, मॉलिक्यूल हो सकते हैं,
और क्या हो सकते हैं भाई, आयंस हो सकते हैं। आयंस का मतलब केटायन हो सकता है या फिर अनायन हो सकता है। केटायन किसको बोलते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड केटायन, और जिस पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनायन बोलते हैं ना। ये होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर होता है कि कौन से पार्टिकल ऐसे जो हैं जिनको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसीडर नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। और कहता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जितने भी हैं दीज आर नॉट कंसीडर एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। याद रखिएगा इसको, ये आपको एनसीईआरटी के पूछा हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में, ठीक ना कि, और आपको ये कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसी भी अगर क्रिस्टल लैटिस है तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन नहीं हो सकता है। तो दिया हुआ था ऑप्शन में एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन, और एक ऑप्शन दिया था इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा किसी भी मैटर का जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, लेकिन सब एटॉमिक जो पार्टिकल हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग अभी तक डाल्टन्स के थ्योरी के अनुसार से ये पढ़ते आए कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम्स हो सकते हैं, ठीक ना। तो मैटर अगर अलग अलग है, ठीक ना, तो उनके कंपोजिशन भी अलग अलग होंगे, लेकिन क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन अलग हो सकता है क्या, नहीं। प्रोटॉन का कंपोजिशन अलग हो सकता है क्या, नहीं। चाहे नाइट्रोजन एटम हो, हाइड्रोजन एटम हो, कोई भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग चूंकि सब एटॉमिक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, यानी कि एटम से भी छोटे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल को हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं बोलेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है मेरा, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग एक्चुअली में हम लोग को समझना क्या था, इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसको देख लीजिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि सॉलिड के मास, वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जरा सा देखते हैं, कोई भी मैटर होगा तो उसका मास फिक्स है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और क्या हो, गैस हो, ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि हर सॉलिड पार्टिकल या कोई भी लिक्विड पार्टिकल, कोई भी स्टेट का मैटर हो, उसमें किससे मिलकर बने होते हैं भाई, एटम्स, मॉलिक्यूलर आयन में। और एटम्स और मॉलिक्यूलर आयन में होता क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन, किसी का भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है, जैसे कि इसका मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, प्रोटॉन का कितना मास होता है 1.762 × 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का 1.674 × 10⁻- कितना 27 kg। तो ये चाहे किसी भी एटम में प्रेजेंट हो, इनके मास क्या है, फिक्स है। ओवरऑल कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास फिक्स है, दैट्स व्हाई मैटर का मास क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। अब बात आ गई कि सर क्या वॉल्यूम के मास, क्या वॉल्यूम फिक्स होता है और कैसे वॉल्यूम फिक्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मान लो सपोज दैट ये हमारा पे मैटर है, सॉलिड मैटर, और ये इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके जो इंटरनल जो एरिया होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो कि ये पार्टिकल अपने पोजीशन पर अगर फिक्स रहेगा तो इसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी। मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा जो वॉल्यूम होगा इस पूरे रूम में इतना ही दूर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर हमारे पास, मेरे अंदर में किसी भी प्रकार का अगर मूवमेंट हो रहा है, मैं यहाँ से यहाँ टर्न करके जा रहा हूँ, तो मेरा वॉल्यूम चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि मैं मेरे अंदर मूवमेंट है, मोबाइल नेचर का हूँ, इस वजह से मेरा वॉल्यूम क्या करेगा, चेंज करेगा। देखिए गैस का वॉल्यूम क्या होता था, वेरिएबल, फिक्स नहीं होता था। क्यों, क्योंकि गैस को कहीं पे भी रखे थे, इधर उधर गैस क्या करता था, मूव करता था, रैंडमली मूव कर देते।
लेकिन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हों, अपने पोजीशन पे फिक्स रहते हैं और इसी फिक्स की वजह से ये मूव नहीं करेंगे, जिनकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होता है। अब सवाल आपके मन में ये डेवलप होगा कि आखिर ये पार्टिकल अपने पोजीशन पर फिक्स क्यों रहते हैं। तो मैंने लास्ट में 2 प्रॉपर्टीज लिखवाया था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस को शॉर्ट में DIST कर दिया है मैंने, ठीक ना। और इन दोनों पार्टिकल के बीच में लगने वाले जो फोर्स हैं, अगर ये पार्टिकल हैं और इनके बीच में लगने वाले जो फोर्स होगा, इस फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा। तो चूंकि डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे से वेरी स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट रहेगा, ठीक ना। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल ना तो अपने पोजीशन से इधर जाएगा ना पोजीशन से इधर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मेन पोजीशन पर क्या करता है, ऑक्सीलेट करते रहता है। मतलब कि अगर इसमें थोड़ा मूवमेंट हो भी तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, दाएं जाएगा या बाएं जाएगा, लेकिन मेन पोजीशन पर मतलब कि अपने फिक्स्ड पोजीशन पर ये फर्दर आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल के बीच के जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब किसी भी पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होगा तो उनके वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, मास तो ऑलरेडी फिक्स, वॉल्यूम ऑलरेडी फिक्स। अच्छा, किसी भी मटेरियल का अपना डेंसिटी क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक ना। वैसे भी डेंसिटी बराबर होता है क्या है मेरे भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मास बटे कितना, वॉल्यूम। और अभी अभी हमने देखा क्या कि मास भी क्या है, फिक्स है, और वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। दैट्स व्हाई बोल सकते हैं क्या कि डेंसिटी भी क्या होगा, उसका फिक्स होगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो मास फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, डेंसिटी फिक्स, समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा था कि ये रेगुलर शेप और साइज के होते हैं। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं उनका शेप और साइज फिक्स क्यों होते हैं। तो सॉलिड के शेप और साइज फिक्स इसलिए होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ये फिक्स रहते हैं। साइज फिक्स मतलब शेप फिक्स करने का मतलब ये समझिए कि अगर ये मेरा ब्लैक बोर्ड जो है ये सॉलिड स्टेट है, अगर मैं कल फिर आऊं तो ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड सर्कुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक आप इस पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में इनका शेप क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक है ना। 10 साल के बाद भी आओगे तो बोर्ड आपको इसी शेप में मिलेगा, तो इसका शेप और साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना। चलो, मास वॉल्यूम डेंसिटी फिक्स हो गया, शेप और साइज फिक्स हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या रहती है, फिक्स रहती है, रेगुलर रहती है, ठीक ना। तीसरी चीज आती है कि सॉलिड का सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या है। अब मेल्ट करने का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बोलने का मतलब टेम्परेचर का वैसा रेंज जहां पर कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। मतलब हम इसको इतना हीट देंगे, एक ऐसा हीट देंगे इसको, इस टेम्परेचर पे जाकर के आपस में क्या करेगा, टूटने बिखरने लगेगा। यानी कि टूटने बिखरने का मतलब ये है कि इनके बीच के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कमजोर होते जाएगा, और जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ही आसानी से मेल्ट कर जाएगा। लेकिन अभी अभी तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि इनके बीच में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, वेरी वेरी लिस्ट, ये बहुत क्या है, कम है, बहुत क्लोज होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में। मैं आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा दिया हूं, ऐसा डिस्टेंस होता नहीं है, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में बहुत कम डिस्टेंस मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। तो इनके डिस्टेंस बहुत कम, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे मूव नहीं करेंगे, यानी कि बहुत हार्ड भी होगा, रिजिड भी होगा, और इनके शेप और साइज भी क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो ये मेल्ट भी नहीं होता है क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा, ठीक है ना। तो इनका ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो बस जनरल चीजें हैं। क्वेश्चन आपसे 2-3 चीजें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि वाई सॉलिड है, सॉलिड आर हार्ड एंड रिजिड, लगा वाई सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो आपको सारा क्वेश्चन का
एक जगह मैं आपको जवाब लिख देता हूं, ठीक ना, यहीं पर साइड में करके देखो जरा सा। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां से, तो नोट कर लेना सारा चीज जितना भी है ना, सब अपने इसी बार ना स्टार देकर के नोट। क्वेश्चन यहां पर मैं लिख देता हूं कि वाई सॉलिड आर रिजिड। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तुमको, वाई सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, वाई सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाई सॉलिड दिखाई दे रहा है ना, वाई सॉलिड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सब का एक ही रीजन है, इसका आंसर क्या है, सबका एक ही आंसर है। और क्या होगा आंसर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इट इज ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर molecular force of attraction between exist कर दो, exist between constituent particle, है ना। 4 क्वेश्चन का सेम रीजन है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। कोई आपसे पूछ सकता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पूछेगा कि वाई सॉलिड आर रिजिड, क्या उसका जवाब होगा, इट इज ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत होने की वजह से पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मोबाइल नहीं करेगा, नहीं घूम फिर सकता है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा, जहां पर है उतना ही का वॉल्यूम होगा, ठीक ना। फिर कहता है कि क्यों इसका फिक्स शेप एंड साइज होता है, रेगुलर शेप और साइज क्या होता है, इसलिए कि सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सॉलिड वेरी हार्ड होता है, सॉलिड वेरी रिजिड होता है। फिर कहता है कि वाई सॉलिड हैज वेरी हाई एमपी एंड बीपी, इसका जवाब क्या होगा, ड्यू टू क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर हो गया, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए अब हम लोग देखें, सॉलिड के जनरल प्रॉपर्टी को देख लिया, कुछ रीजन देख लिए, ठीक ना। और हम लोगों ने कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन था जो आपको एनसीईआरटी में दिया होता, हम लोगों ने उसको भी देख लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक ना। बहुत सारा चीजें हैं जो ना, जिसको समझे को अपने यूज के आधार पर, ठीक ना, उसको हम डिवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट जैसे ये पेन ही है, तो क्या ये प्लास्टिक का बना हुआ, ये भी एक प्रकार का सॉलिड ही है, लेकिन ये ट्रू सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। तो उसके उपयोग के आधार पर हम लोगों ने अपनी जो डेली लाइफ का जो यूजेस हैं उसके आधार पर भी हम लोगों ने सॉलिड को देखा अपने डेली लाइफ में कि कौन कौन किस तरह सॉलिड है। तो बहुत सारे सॉलिड्स देखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे टाइप ऑफ सॉलिड में देखेंगे, लिखिएगा हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सॉलिड आपके पास 2 प्रकार का होंगे। कौन कौन, एक सॉलिड होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होंगे क्या बाबू, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा मेरा, अमॉर्फस सॉलिड होगा। क्या होगा, अमॉर्फस सॉलिड होगा, ठीक ना। ये 2 सॉलिड है, याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो होता है ये कहता है क्या कि मेड ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जितने भी आपको क्रिस्टल जो मिलेंगे, क्रिस्टल क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल, पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टलाइटिस क्या होता है, ठीक ना। आज तो थोड़ा सा बेसिक है, ठीक ना, मतलब कि इंट्रो पार्ट है, इसलिए ज्यादा ऐसे नहीं करना है इसमें। तो किससे मिलकर बना होगा, क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, ठीक ना। और एक चीज याद रखना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग जानते हैं ऑल्सो नोन एज क्या, ट्रू सॉलिड के नाम से, ट्रू
सॉलिड होता है। ट्रू सॉलिड बोलने का क्या मतलब मेरे भाई? ट्रू सॉलिड बोलने का मतलब कि सॉलिड के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने देखा, वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है? शो करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? ट्रू सॉलिड के नाम से। क्यों बोलेंगे ट्रू सॉलिड? क्योंकि ये जितने भी सारे सॉलिड के जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं, जो ट्रू प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा क्या करेगा? शो करेगा। मतलब जैसे इनके पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज रहेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इनके शेप और साइज क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा अभी, वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है। एक होता है मेरा अमोर्फस सॉलिड होता है। ये एक्चुअली में ग्रीक वर्ड से बना होता है, ग्रीक वर्ड से बना होता है। दो पार्ट होता है, एक का मतलब होता है ए, और दूसरा क्या है मेरा? मॉर्फस। क्या होता है? मॉर्फस होता है। मॉर्फस का मतलब होता है मेरे भाई उसका शेप, साइज, उसकी आकार, उसका रूप, उसका रंग, उसका फॉर्म, ठीक है। यानी कि फॉर्म बोल सकते हैं, शेप, साइज बोल सकते हैं, ये सारी चीजें क्या होता है उसका? मॉर्फस का मतलब, ठीक है। और ए का मतलब होता है नॉट। क्या होता है? नॉट या अब्सेंट बोल सकते हैं। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड वैसे सॉलिड को बोलेंगे जिनका फॉर्म, जिनका शेप और साइज क्या होंगे? फिक्स नहीं होंगे, जिनका शेप और साइज रेगुलर नहीं शो करेगा। दैट इज कॉल्ड क्या? एमॉर्फस। ये क्या करता है कि जितने भी अभी हम लोग अभी सॉलिड पढ़ा, अभी जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा, सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज पढ़ा, वो सॉलिड की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, एमॉर्फस सॉलिड उस जनरल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा। मतलब कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। इसलिए इस सॉलिड को, किसको? एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, याद रखिएगा, स्यूडो सॉलिड, नोन एज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है झूठा। क्या होता है? झूठा। स्यूडो सॉलिड बोलेंगे, या इसी को फॉल्स सॉलिड भी बोला जाता है, या कहीं कहीं लोग इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये था कि दो प्रकार का सॉलिड। कौन कौन सा मेरे भाई? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड किनसे बना होता है? एक्चुअली में क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा? क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलता है, एक ए और दूसरा क्या है? मॉर्फस। ए का मतलब होता है नॉट या अन, ठीक ना। अमॉर्फस का मतलब होता है उसका शेप, साइज, उसकी आकार। तो कहता है क्या कि अमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, झूठा। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, झूठा सॉलिड है या फॉल्स सॉलिड है, या कहीं कहीं लोग इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इनको झूठा सॉलिड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉलिड के जो भी जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे शो नहीं कर सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक है, और ये मान लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे मान लो कोई मेटल है, जैसे आयरन ले लिया मैंने, ठीक ना। तो एक आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन प्लास्टिक की मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? जो ट्रू सॉलिड जो बताया जाता है। और एमॉर्फस मतलब क्या होगा? कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाएगा, ठीक ना। तो इसको फॉल्स इसलिए बोला जाता है कि जो जनरल प्रॉपर्टी जो सॉलिड का जो होना चाहिए वो इसको फॉलो नहीं करता, 100% इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ये चीज है। तो ये चीजें आपने लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद बारी बारी से डिस्कशन करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, दोनों का एग्जांपल और फिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है ना। नोट करो इसको जल्दी से फटाफट, मिटाता हूं मैं। चलिए आते हम लोग, सबसे पहले हम लोग आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। चलो देखो, हम लोग को हेडिंग देंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप लोग अपना नंबर हेडिंग जो भी देना हो दे सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन, डबल एल, देखे ना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना है ना, कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन
सॉलिड। सबसे पहला चीज तो हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पढ़ेंगे, सेम चीजें हैं जो हम लोग पढ़े अभी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, कि ये क्या होते हैं, इनके शेप और साइज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, रेगुलर होते हैं। लिखेंगे द शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्या बाबा, फिक्स्ड। बगल में लिखिएगा रेगुलर होता है। फिर दूसरा चीज क्या करता है कि द constituent particle of crystalline solid are arranged in a रेगुलर पैटर्न में। जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक ना, और इस रोज में हमने बॉयज को बैठा है, तो बॉयज इस रो में सिर्फ बॉयज ही बैठेंगे, तो उनका हो गया रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना, रेगुलर पैटर्न हो गया, ठीक ना। लिखेंगे तीसरा प्रॉपर्टी, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particle will be long range order। कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट शो करता है मेरे भाई, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट शो करेगा। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलो नोट करो फटाक से, इसके बाद हम लोग लिखवाते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है। जल्दी से फटाफट। चल हाँ, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्टार देकर के लिखेंगे कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक ना। चलो देखो स्टार दे लीजिएगा, लिखिएगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। कहता है क्या, देखो यहां पर पहले डिफिनीशन लिखो, इट इज द repeated pattern of arrangement of constituent particle will be same at very long distances, या बगल में लिख सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, द रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particle will found to be same in entire crystal। मैंने बोला था कि क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है, ठीक ना। और पढ़ता है कि रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, सेम होगा। देख बार फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि इट इज द रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी सेम एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। या इसी को किसी किताब में ऐसा भी मिलेगा, द रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी फाउंड टू बी सेम इन इंटायर क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट बिल्कुल क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए कि कोई गर्ल्स स्कूल होता है या बॉयज स्कूल होता है, तो उसके क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ क्या बैठे हुए हैं, सारे के सारे बॉयज लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस रोज में बॉयज, इस रोज में बॉयज, इस रोज में बॉयज, और दूर दूर तक। जैसे मान लीजिए इसको समझाने के, देखो यहाँ पर
यहाँ पर एक मान लो कि मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है ना, और यहाँ पर पार्टिकल है, ये सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। याद रखिएगा ये पूरे सॉलिड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ बात होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। आगे चलकर पढ़ेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी सबसे ज्यादा जो बात होगी सिर्फ आयनिक सॉलिड की, और उसमें सिर्फ आयंस की बात होगी, केटायन और एनायन की बात होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मान लो कि कोई हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इनके ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इस तरीके से सारे के सारे पार्टिकल क्या है, अरेंज है, ठीक है ना, बिल्कुल अपने पोजीशन पर सब लोग क्या है, फिक्स है ये पार्टिकल इस तरीके से, है ना, इस तरह से फिक्स है। तो कहता क्या है, जैसे मान लो कि हमने इस पार्टिकल के बारे में सोचा, देखा हम लोगों ने माइक्रोस्कोप की मदद से और देखा कि ये पार्टिकल इस पोजीशन पर फिक्स है। फिर हमने देखा कि इस पार्टिकल बोलेंगे कि अरे ये वाला जो पार्टिकल है बिल्कुल ऐसा ही है, ये वाला जो पार्टिकल के बारे में देख रहे हैं कि ये पार्टिकल कैसे अरेंज है, तो हम देख रहे हैं ये वाला भी पार्टिकल इसी के जैसा है, सेम टू सेम, इसको भी देखे सेम टू सेम, इसको भी देखे सेम टू सेम, इस पार्टिकल को देखे सेम टू, यानी कि आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, जिधर जाओ, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जाओ, पूरा का पूरा क्रिस्टल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज में। इसी को बुलाता है कि द रिपीटेड। ये वाला पार्टिकल को अगर देखेंगे तो लगेगा करे ये तो पहले ही वाला पार्टिकल के जैसा रिपीट हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि इट इज द रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी सेम एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यहां तक नहीं है, पूरा का पूरा इंटायर क्रिस्टल में एक जैसा क्या है, सारा का सारा करना है, लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग रेंज तक। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, बिठाता हूं इसको। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा कौन सा होगा, चौथा, हाँ लिखेंगे नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टी लिखेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पर लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड सो एनाइसोट्रॉपी दैट इज, कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, ठीक ना। चलो स्टार देंगे यहां पर, फिर से लिखेंगे एनाइसोट्रॉपी। आप लोग के पास डिफरेंट कलर का पेन होगा, ठीक ना, बढ़िया से अपना लिखिएगा, हेडिंग दे करके स्टार, जहां स्टार है हेडिंग देगा। मेरा तो बात बोर्ड है, हम कहीं भी लिख करके समझा सकते हैं, लेकिन आप एकदम सिस्टमेटिक में भी लिखिएगा, ठीक है ना। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है पहले हम समझते हैं। कोई भी मटेरियल है तो उसका कुछ ना कुछ उसका फिजिकल क्वांटिटी होंगे, ठीक ना, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक ना, ऑप्टिकल रोटेशन हो सकता है, उसके ऑप्टिकल एक्टिविटीज हो सकता है, या कह सकते हैं कि उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा या कंडक्टेंस होगा, मतलब कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका अगर फिजिकल क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक ना, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो अगर उसका वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो ऐसा ही प्रॉपर्टीज को और ऐसा ही फिनोमेना को एनाइसोट्रॉपी बोला जाता है। क्लियर हो गया, एक लाइन में क्या मैं बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाए, ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। लिखते हैं इसके बाद, फिर इसको हम लोग ग्राफ से डायग्राम से बनाएंगे। लिखेंगे इट इज द ऐसे लिखो, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड in which the magnitude of physical quantity like refractive
इंडेक्स कॉमा रेजिस्टेंस कॉमा कंडक्टिविटी ईटीसी कर दीजिए। बहुत सारा उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं, ठीक ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी ईटीसी हैव different values in different direction. This property is called, this type of properties is known as anisotropic properties। क्लियर हो गया? क्या मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज जिसमें कि फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी भाई? रेजिस्टेंस हो सकता है, कंडक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हो सकता है, ऑप्टिकल रोटेशन हो सकता है, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी है ना। अगर उनका वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट हो जाए तो वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपी। और पूरा फिनोमेना जो है एनाइसोट्रॉपिज्म कहलाता है। मटेरियल जो होगा उसको बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक, प्रॉपर्टी जो होगा एनाइसोट्रॉपी, और फिनोमेना क्या कहलाएगा? एनाइसोट्रॉपिज्म कहलाएगा। क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम पे देखते हैं। दो डायग्राम बनाएंगे, एक एनसीईआरटी का बुक से और एक अपना तरफ से हाइपोथेटिकल। हमने मान लो समझने के लिए हमने बनाया कि यहाँ पर आपके सामने ये एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसमें अपना पार्टिकल बेचारा अरेंज हुआ है, ठीक है, इस तरह का पार्टिकल अरेंज है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब क्रिस्टल के बारे में बात हो रही है। और क्रिस्टल कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर मान लो कि हमने ये बना दिया एक्स एक्सिस, ये बना दिया क्या? वाई एक्सिस, और इसको क्या बना दिया? आपका जेड एक्सिस बना दिया। और मान लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने रेजिस्टेंस को ले लिया। किसको ले लिया? हमने रेजिस्टेंस को ले लिया। तो मैंने जब देखा कि एक्स एक्सिस के जब डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मेजर करते हैं तो ये आर एक्स बराबर मान लो कि कितना आ गया? 5 ओम। यही अगर वाई एक्सिस की तरफ जाओगे, वाई एक्सिस में अगर इस रेजिस्टेंस को आप मेजर करोगे तो इसका कुछ वैल्यू आर वाई जो है लगभग इसका कितना आ गया? मान लो कि 3 ओम आ गया। और मान लो कि हम जेड एक्सिस की तरफ जाएंगे, इस एक्सिस में आर जेड इक्वल टू कितना आ गया? 2 ओम आ गया। मतलब इस डेफिनेशन को हम डायग्राम से समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है क्रिस्टल, वो 3 डायमेंशनल होता है। मतलब 3 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दूसरा क्या? जेड एक्सिस। हम एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम रेजिस्टेंस से मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस क्या है? उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई प्रॉपर्टीज है, फिजिकल उसकी क्वांटिटी है जिसको मेजर करने वाले हैं। तो देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? 5 ओम है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? 3 ओम है, और यहाँ पर क्या हो गया? जेड एक्सिस के कितना है? 2 ओम है। मतलब क्या देखा? डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम? एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। क्लियर है? एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको नोट करो फटाक से इधर से, ये वाला जल्दी से। मैं जब भी बोलता हूँ नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? बाद में उसको पढ़ते समय देखे जब नोट्स बनाना तो बारे बारे करना, ठीक है? चलो देखो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी? अब बात करेंगे हम लोग एक एनसीईआरटी में डायग्राम है, ठीक है? हमने 2 मार्कर ले लिया है आपको समझाने के लिए ताकि आपको बेटर समझाया जा सके, है ना? चलो देखो एग्जाम्पल में मैं आयनिक सॉलिड को देख रहा हूं। इन आयनिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा क्या होगा? आयन्स होगा। कोई दिक्कत नहीं, आयन होगा, कैटायन होगा, क्या होंगे? एनायन होगा। तो इस तरीके से इनके अरेंजमेंट को हम लोग देखते हैं, है ना? देखो देखिए ब्लैक वाला जो है सर्किल, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कैटायन।
अब ब्लू वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनायन। तो बीच में मैंने दिया क्या, ब्लू, ब्लू, और यहाँ पर कर दिया ब्लू रख दिया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके नीचे में हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन। इसके नीचे फिर क्या आ जाएगा बोलो, एनायन आ जाएगा। फिर यहाँ इसके नीचे क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। फिर इसके नीचे एनायन, और फिर इसके नीचे कितना आ जाएगा, एनायन। और तो बीच में क्या हो जाएगा इसका, केटायन हो जाएगा। फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा, केटायन। फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा, केटायन हो जाएगा ना। फिर हम लोग देखो तो यहाँ पर एनायन है तो नीचे में इसके क्या आ जाएगा, याद रखना आयन अल्टरनेट रहते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर केटायन है तो यहाँ पर एनायन होगा, तभी जाकर के दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। मतलब कि आयन के बीच में ये जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो अट्रैक्शन जो डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों भाई, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। तो इनके बीच क्या, मान लो कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करता है। हम लोग को यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मजबूत है, मानेगा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड यहाँ पर क्या होगा। तो केटायन और एनायन ऑलवेज क्या होंगे, अल्टरनेट वे में अरेंज रहेंगे, ठीक ना। मतलब कि केटायन तो एनायन, फिर केटायन फिर एनायन, इस तरह से कॉन्जुगेटेड वे में, ठीक ना। फिर हमने मान लो कि यहाँ पर एनायन है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा बोलो, केटायन हो जाएगा। यहाँ पर भी केटायन, यहाँ पर भी केटायन, यहाँ पर भी क्या, केटायन। फिर इसके नीचे जाओ तो बीच में क्या, एनायन 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 हो जाएगा। फिर अगर मान लो कि यहाँ पर केटायन है तो यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, एनायन। इस तरीके से, इस तरह से यहाँ पर अरेंज कर दो। ये चीज हो गया, फिर ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखते हो हमने बोल दिया क्या, ये डायरेक्शन तेरा कौन सा एक्सिस हो गया भाई, एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन तेरा कौन सा हो गया भाई, वाई एक्सिस। ये डायरेक्शन तेरा कौन सा हो गया, ये तेरा जेड एक्सिस हो गया। अब जरा देखते हो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाते हैं, जाए चलो। हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया तो कैसे कैसे मिला, तो केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको इस तरीके से मिलता है, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन। लेकिन अगर हम मान लो कि जेड एक्सिस के रूप में जाए, मान लो कि यहाँ पे जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के रूप में जाएंगे तो देख तो क्या मिला, एनायन 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 एनायन, ऐसे बेटे चल जाएगा। मतलब क्या होगा कि देखो तो हमने क्या किया है कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आई वसन में। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट को क्या करता है, शो करेगा। तो एक्स एक्सिस में गए तो केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन, और हमने जेड एक्सिस में गया तो क्या, एनायन एनायन एनायन। तो सारे के सारे ब्लू डॉट्स मिल रहे हैं क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जो हम लोग इसको करेंगे, जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 4 प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्या, कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। यहाँ पर वेरी का मतलब आप तो जानते हैं कि उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा होगा, ठीक ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आ गया था, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट और क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। अब यहाँ पर शार्प एक नया टर्म है। अभी तो आप लोगों ने जानते थे कि सर हम लोग यही जानते थे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर शार्प क्यों लिखा गया, शार्प का मतलब होता है कि किसी खास टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर जो होगा उसी पर जाकर के क्या कर सकता है, ये मेल्ट कर सकता है। इसीलिए उस फिक्स टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड शार्प, ठीक ना। जैसे मान लो कि कोई चीज है, अब आयरन है, मान लो क्या बोल रहे हैं कि आयरन 1000 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के मेल्ट हुआ, तो आप अगर मान लो कि अगर 999 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कराओगे तब तक वो मेल्ट नहीं करेगा जब तक कि इस पर पहुंच नहीं जाए, ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पर कोई चीज अगर मेल्ट करता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करता है दैट इज कॉल्ड क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बोलता है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि अगर हमने बोला कि कोई क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल,
और उसका 1000 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर दिया मेल्टिंग पॉइंट का, मतलब कि वो 999 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब भी मेल्ट करेगा किस पर मेल्ट करेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या चीज है, एक फिक्स है। आई बस में यही जब हम लोग एमोर्फोस सॉलिड की अगर बात करेंगे तो एमोर्फोस सॉलिड पे बात नहीं, वो रेंज होगा, है ना, कि 50 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री के बीच में, यानी कि 50 डिग्री पर भी मेल्ट होगा स्टार्ट होगा, 100 डिग्री पर भी जाकर क्या होगा, जैसे प्लास्टिक है, अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तो धीरे धीरे पहले सिकुड़ेगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और लिक्विड की तरफ बढ़ते जाएगा, यानी कि इसको एक रेंज का टेम्परेचर चाहिए। तो ये केस मिलेंगे आपको एमोर्फस में, जबकि क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन में क्या होना चाहिए, शार्प का मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए, यानी उसी टेम्परेचर पर जाके मेल्ट करेगा, अदरवाइज उससे कम पे मेल्ट नहीं करेगा। जबकि एमोर्फस के केस में क्या होगा, रेंज वाइज होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। छठा में लिखेगा कि क्लीवेज प्रॉपर्टीज। क्लीवेज प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है उसको तोड़ देना, ठीक है ना, टूट गया। तो कहता है कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन solid cut through any sharp edge tools then the cutting surface of newly generated crystalline solid will be क्या, स्मूथ, है ना। यानी कहता है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि आप कट करते हो, किसके माध्यम से कट, शार्प एज टूल से। शार्प एज टूल क्या होता है, तेज धारीदार औजार, ठीक है, जैसे चाकू हो गया, ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं कि सर्जरी में जो डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल करते हैं, कैंची हो गया या ब्लेड हो गया, बहुत शार्प होता है, ठीक है, वो बहुत तेज। माने कि जब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कट करते हो, किससे, शार्प एज टूल से। एज का मतलब धारीदार, शार्प का मतलब बहुत तेज धारीदार, और टूल्स का मतलब औजार या हथियार होता है, ठीक है। तो कट करोगे तो कटिंग जो सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कटिंग सरफेस ऑफ न्यूली जनरेटेड, यानी जो नया जो बनता है आपका क्रिस्टल, जैसे मान लो कि ये चीज है तो हमने इसको तोड़ दिया, तो ये दो प्रकार के बन गए। पहले क्या था, एक था, इसको शार्प एज से कट किया तो दो बन गए अलग अलग। तो इनके जो कटिंग जो सरफेस होगी कैसा मिलेंगे, स्मूथ मिलेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टीज। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होगा, स्मूथ की रफ, स्मूथ लिखेंगे। द क्लीवेज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो जाएगा भाई, स्मूथ। आई बात है ना। अब इसको समझने के लिए हम फिगर बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ पर यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दे रहा है ना, मेरा नहीं, मैं नहीं दिख रहा हूँ, बट फिर भी यही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर मान ले कि कोई तेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस तरह से पार्टिकल क्या है तेरे पास, अरेंज है ना। ये पार्टिकल क्या आपका रेगुलर वे में अरेंज है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। और हमने क्या किया कि इसको शार्प एज टूल से इसको कट कर दिया। जब भी मैंने इसको शार्प एज टूल से जब कट किया तो इनकी जो ये कटिंग जो सरफेस होंगे, ये कटिंग जब कट किया तो ये क्रिस्टल दो पार्ट में बच गया। एक पार्ट आपका इधर बन गया इस तरीके से, और दूसरा पार्ट आपको किधर मिल गया, इधर, इस तरह से। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस, ये आपका जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा मिला, स्मूथ प्लेन मिला, मतलब कि चिकना एकदम बिल्कुल। जब कट करोगे तो फिर कैसा मिलेगा, बिल्कुल एकदम चिकना मिलेगा, स्मूथ प्लेन मिलेगा, ठीक है ना। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर ऐसा क्यों होता है सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब भी हम कट करेंगे तो क्लीवेज प्रॉपर्टी अपना स्मूथ क्यों शो करेगा, क्यों बताइए। क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है पार्टिकल, पार्टिकल क्या उनको रेगुलर वे में अरेंज है, इंटायर क्रिस्टल में कैसा है, एक जैसा। लिखेंगे इट इज ड्यू टू लॉन्ग रेंज
लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in crystalline solid ठीक है। आज की कहानी यहीं तक, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, ये आपको कल करवाया जाएगा। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो कल का हम लोग का टारगेट रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को पूरा कंप्लीट करना, एमोर्फस सॉलिड को पूरा कंप्लीट करना, एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। तो कल हम लोग टारगेट करेंगे कि हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस यानी कि टाइप ऑफ सॉलिड खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है हम लोग को क्रिस्टलाइन के बारे में, एमोर्फस का प्रॉपर्टी जानना है, एमोर्फस के बारे में कुछ नहीं, ठीक ना। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, उसके अलावा कुछ नहीं है बस, ठीक ना। लेकिन हम लोग को डिटेल पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, क्रिस्टलाइन चलेगा। तो आज की कहानी दोस्त यहीं तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। बाय, गुड नाइट।